हाय बच्चों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आज का हमारा सेशन जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक ऑडिट के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग आज कवर करेंगे। गाइस, बैंक ऑडिट ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सीए फाइनल लेवल पे वापस रिपीट होता है। तो इसके लिए अगर एट द सीए इंटर लेवल ही आपके जो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स है अगर वो बहुत स्ट्रांग होंगे तो सीए फाइनल लेवल पे आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी। हमारा जो लास्ट सेशन था उस सेशन में हमने कवर किए थे बेसिक क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक एंड आज हम लोग थोड़े एडवांस टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो इसके लिए शुरू करते हैं। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखना है इज दैट व्हाट इज द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। गाइस, सेक्शन नंबर 29 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सबसेक्शन 1 एंड 2 में लिखा गया है कि बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं यू नीड टू प्रिपेयर दैट इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3। नाउ ऑन दिस पॉइंट स्टूडेंट्स को यूजुअली एक डाउट आता है कि ये जो शेड्यूल 3 है ये शेड्यूल 3 कौन से एक्ट का है। तो इट इज ऑफ द सेम एक्ट, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो याद रखना, कंपनीज एक्ट में भी शेड्यूल 3 है एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी शेड्यूल 3 ही है। तो इन दैट केस जहां पे आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड सेकेंडली, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो शेड्यूल 3 है उसमें पार्ट ए है और पार्ट बी, दैट इज लुक एट दिस, दैट इज योर फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, नॉट पार्ट ए एंड पार्ट बी। फॉर्म ए जो है उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट है एंड फॉर्म बी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, जिसको हर बैंकिंग कंपनी को यूज करना है अपने फाइनेंशियल्स बनाने के लिए। सो इन शॉर्ट हम लोग ये मान सकते हैं दैट क्वेश्चन नंबर 15 जो हम अभी देख रहे हैं दैट इज द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन द केस ऑफ बैंक। बैंक को इस फॉर्म ए और फॉर्म बी का एंड अलोंग विद दैट एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करना है टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑन दैट नोट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर एडवांसेस डिस्क्लोज्ड इन द केस ऑफ इन द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक। गाइज, चैप्टर नंबर 5 जो हमारे सिलेबस में है उसमें भी हम बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देखने वाले हैं एंड इस चैप्टर में हम एक डिस्क्लोजर देख रहे हैं कि एडवांसेस कैसे डिस्क्लोज होते हैं। सो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है दैट व्हेन इट कम्स टू द डिस्क्लोजर्स यू हैव टू डू देम बाय हार्ट। तो जैसा फॉर्मेट यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसी फॉर्मेट में आपको बाय हार्ट लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में पिन पॉइंटेड क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू डिस्क्लोज एडवांसेस इन द केस ऑफ बैंक। सो इसको ऐसी तरह ही लर्न कीजिएगा, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन्स एंड देन हाउ मच एडवांसेस आर देयर इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ व्हाट आर व्हेन राइट अबाउट ऑडिट ऑफ एडवांसेस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। इसमें गाइस हमें पहले समझना है व्हाट इज अ लार्ज एडवांस एंड व्हाट इज अदर एडवांस। इन दोनों के बीच का फर्क हमें समझना गाइस, लार्ज एडवांस के बीच में अदर एडवांस के बीच में। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि जब हमें एडवांसेस को ऑडिट करना है तो उसके पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे दैट ये लार्ज एडवांस क्या होता है और अदर एडवांस क्या होता है। लेकिन सर हम ये सीख क्यों रहे गाइज, हम लोग ये इसके लिए सीख रहे हैं क्योंकि याद रखिएगा लार्ज एडवांसेस जो जितने भी लार्ज एडवांसेस है ऑडिटर को सारे चेक करने हैं एंड अदर एडवांसेस जो है ऑडिटर को सैंपलिंग बेस पे चेक करने हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए हम लोग समझ रहे हैं कि लार्ज एडवांस कौन सा है और अदर एडवांस कौन सा है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, फोकस करना वेरी केयरफुली। लेट्स सपोज मिस्टर ए, बी और सी है। मिस्टर ए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च है 1 करोड़, बी का है 1.5 करोड़ एंड सी का है 2.5 करोड़। ठीक है, एंड बच्चों ऐसे ही बहुत सारे बाकी के बोरोवर्स भी हैं, वो अदर्स में आएंगे। बाकी के सारे बोरोवर्स जो है उनके भी अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं एंड जो ऑल एडवांसेस मिला के इस पर्टिकुलर ब्रांच के जो टोटल एडवांसेस हैं आर टू द ट्यून ऑफ 100 करोड़। जी हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें जानना है कि लार्ज एडवांस कौन सा है, अदर एडवांस कौन सा है, इसके अदर एडवांस कौन सा है। इसके लिए आपको एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, फोकस करना। स्टेप 1 में हमें कैलकुलेट करना है 5% ऑफ टोटल। क्या बोला मैंने? 5% ऑफ टोटल, दैट इज 5% ऑफ 100 करोड़, जिसका आंसर आ रहा है 5 करोड़, बराबर ना। नाउ इन स्टेप नंबर 2 हमें कंपेयर करना है आंसर एट स्टेप नंबर 1, दैट इज 5 करोड़ को यू हैव टू कंपेयर विथ 2 करोड़
एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई जो आंसर आपका आया हुआ है स्टेप नंबर 1, यू नीड टू कंपेयर दैट विद 2 crores एंड आइडेंटिफाई विच एवर इज लोअर। तो हमारे स्टेप 3 में आंसर आ चुका है, दैट इज 2 crores, बराबर ना। 5 crores और 2 crores, which ever is lower, answer comes as 2 crores. Now, very simply, any advance, क्या बोला मैंने, any advance which is more than जो हमारा ये आंसर आया है x, बराबर ना, which is more than x will be termed as large advance, and any advance guys which is less than or equal to x, उसको हम मानेंगे as other advance। ठीक है, तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ये स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो इन दैट केस आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे लार्ज एडवांस कौन सा होता है और अदर एडवांस कौन सा होता है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, जल्दी से मेरे साथ रिपीट करना। हम क्या कर रहे हैं, एडवांसेस को ऑडिट कर रहे हैं, लोन्स जो बैंक देती है उसको ऑडिट कर रहे हैं। उसमें हम देख रहे हैं गाइस कि जहां पे लार्ज एडवांस कौन सा होता है और अदर एडवांस कौन सा होता है। इसके लिए आपके पास इतने सारे लिस्ट ऑफ एडवांसेस हैं, उनमें से आपको पहले निकालना है टोटल एडवांस कितना है, उसका निकालना है 5%। वो आंसर को कंपेयर करना है 2 करोड़ के साथ, देखिए विच एवर इज लोअर। फिर वो आंसर जो आया है उस आंसर के साथ आपको एवरी एडवांस विल हैव टू बी कंपेयर्ड। इफ दैट एडवांस का अमाउंट, इफ द आउटस्टैंडिंग एडवांस का अमाउंट इज मोर देन एक्स, देन इट इज अ लार्ज एडवांस। इफ इट इज लेस देन इक्वल टू, देन इट इज अ अदर एडवांस। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव मत भूलिए। जितने भी, फॉर एग्जांपल हमारे केस में गाइज मिस्टर सी विल बी लार्ज एडवांस, एंड बाकी के जितने भी लोग हैं जिनका अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2 करोड़ से नीचे या 2 करोड़ तक है, उनको सैंपलिंग बेसिस पे ऑडिट किया जाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं गाइज। नाउ एडवांसेस आर आल्सो डिवाइडेड बेस्ड ऑन फंडेड एडवांस एंड नॉन फंडेड एडवांस। बहुत सिंपल लॉजिक है, जहां पे बैंक के जेब से अभी पैसा जा रहा है उसको बोलते हैं फंडेड एडवांस, जहां पे बैंक के जेब से अभी पैसा नहीं जा रहा है इट इज कॉल्ड एज नॉन फंडेड एडवांस। फंडेड एडवांस का एग्जांपल क्या है बच्चों, इट इज योर टर्म लोन्स इज अ वेरी गुड एग्जांपल, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन्स, ये सब क्या है, फंडेड एडवांस है। बैंक के जेब से अभी पैसा जा रहा है बोरोवर को, लेकिन गाइस हमारे जो लेटर ऑफ क्रेडिट है और बैंक गारंटी, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन फंडेड एडवांस, जहां पे बैंक के जेब से अभी पैसा नहीं जा रहा है, बाद में अगर कंडीशंस मीट होंगी तो पैसा जाएगा। फॉर एग्जांपल बोरोवर जब पे नहीं कर पाएगा तब बैंक पे करेगी। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ एडवांसेस गाइस आर आल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सेक्टर। ठीक है, एक वन सच सेक्टर दैट यू नीड टू नो इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर। गाइस देश को बढ़ाने के लिए सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हाउसिंग, फॉर एग्जांपल एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एजुकेशन, एंड लास्ट पॉइंट बच्चों हमारा आ जाएगा दैट इज योर एग्रीकल्चर, राइट ना। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हाउसिंग एंड एमएसएमई, ये 4 सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं। आरबीआई हर बैंक को अपना अपना टारगेट देता है कि इतना मिनिमम आपको इन सेक्टर्स को देना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आरबीआई इनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रेगुलेट करता है कि आप इस रेट के ऊपर लोन नहीं दे सकते हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वरना अगर बैंक्स ने इन बेसिक चीजों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई बना दिया तो बहुत आम आदमी के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी ये लोन्स को लेने के लिए। I hope that point is clear. Similarly, guys, advances are also divided based on security wise. Guys, security wise का मतलब क्या होता है? There are 2 types of securities. One is primary security, which is the main security, and collateral security is the additional security. Very good. Now, next question है guys. Explain the modes of creation of security. Security कैसे आप basically बना सकते हो? फोकस कीजिएगा, इसको मैं आप लोगों को चार्ट वाइज फॉर्मेट में दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। यस, ये देख लो गाइज, सबसे पहले हमें देखना है मॉर्गेज को। ठीक है, मॉर्गेज में आप आपका घर, आप आपका बिल्डिंग, इसको आप गिरवी रखते हो। बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग गिरवी रखते हैं। यहां पे जो पोजेशन होती है गाइज वो बोरोवर के पास ही रहती है। ठीक है, एंड इन दिस केस इज मोस्टली अ फिक्स्ड चार्ज इज क्रिएटेड, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट नहीं होता है, फिक्स्ड चार्ज क्रिएट होता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज जो आपको याद रखने, इक्विटेबल मॉर्गेज एंड रजिस्टर्ड डीड मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज जो होता है उसमें केवल आप डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करते हो, लेकिन आपको हमेशा रजिस्टर्ड डीड मॉर्गेज में एंटर करना चाहिए, जहां पे बकायदा एक प्रॉपर अग्रीमेंट होता है ऑफ द मॉर्गेज बिटवीन द बैंक एंड द बोरोवर। ओके, पॉइंट नंबर 2, सेकेंड मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटीज हाइपोथिकेशन। सॉरी, ये यूजुअली क्रिएट होता है गाइज इन द केस ऑफ आपका इन्वेंट्रीज एंड डेटर्स। ठीक है, जहां यू हाइपोथिकेट योर इन्वेंट्री, आपने सुना होगा। ठीक है, यहां पे भी गाइस पोजीशन जो रहती है दैट ऑफ द एसेट रिमेन्स विद द बोरोवर, एंड यहां पे एक फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होता है जिसको हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है सीए इंटर लॉ में,
इन द चैप्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट प्लेज? प्लेज क्या होता है गाइस? प्लेज होता है गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुलियन, आई एम टॉकिंग, वो गोल्ड के बिस्किट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गोल्ड ज्वेलरी की बात कर रहा हूं। गाइस बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। आपको अगर लेट्स सपोज करते हैं 15 लाख रुपीस का गोल्ड चाहिए, ठीक है, एंड बैंक को मार्जिन रखना है 25% का, ठीक है, तो आपको मिनिमम 20 लाख एज ऑन डेट जितना गोल्ड है उस गोल्ड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर लेट्स सपोज करते हैं आपके पास 10 तोला गोल्ड है, ठीक है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द एग्जिस्टिंग रेट, आपको टोटल वैल्यू ऑफ द गोल्ड आ जाएगी। उतने वैल्यू का गोल्ड आपको बैंक के पास लेके जाना होता है। बैंक का एक वैल्यूअर आता है, वो वैल्यूअर उस पूरे गोल्ड को बच्चों प्रॉपरली चेक करेगा, उसकी प्योरिटी चेक करेगा, एंड आफ्टर दैट वो वैल्यू असेस करेगा कि हाँ बॉस, आपका जो लोन गोल्ड आप लेके आए हो वो गोल्ड 20 लाख रुपए का है एंड हमारा 25% का मार्जिन है, अकॉर्डिंगली हम लोग आपको 15 लाख रुपीस का लोन देंगे, ठीक है। यूजुअली इंटरेस्ट रेट 9% से लेकर 12% के बीच में होता है। 9% वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, राइट, वो नेशनलाइज बैंक देती है एंड अराउंड 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके जो प्राइवेट प्लेयर्स है, एग्जांपल मुथूट फाइनेंस, वो आपको ये वाला इंटरेस्ट रेट देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस असाइनमेंट का। असाइनमेंट इज अनदर वे, इट इज अनदर मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। कैसे होता है यहाँ पे गाइस, मुझे जो पैसा आने वाला है, मेरा एग्जिस्टिंग राइट टू रिसीव द मनी होता है, उस पैसे को गाइस हम लोग क्या करते हैं, दैट राइट आई विल असाइन इट टू समबडी एल्स। फॉर एग्जांपल, मुझे मेरा राइट है दैट आई एम गोइंग टू रिसीव मनी फ्रॉम LIC, ठीक है। अगर मुझे वो पैसा आने वाला है एंड अगर मैंने एक लोन लेके रखी है, तो इन दैट केस आई कैन गिव माय LIC पॉलिसी का जो वो राइट है टू रिसीव मनी फ्रॉम LIC, आई कैन असाइन इट टू द बैंक। ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैंक मुझे आज के दिन लोन दे देगी, ठीक है। देयर इज वन मोर वे गाइस, वन मोर मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड सेट ऑफ। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सिंपल वाला। लेट अस सपोज मेरे नाम पे, मेरे अकाउंट में बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट है गाइस 80 लाख रुपीस का, एंड मेरा मैंने ही मेरे नाम पे एक बैंक का लोन चल रहा है, लेट्स सपोज 30 लाख रुपीस का, एंड अगर मैं वो लोन रिपे नहीं कर पा रहा हूं तो बैंक मेरे फिक्स डिपॉजिट में से पैसा कट कर लेगी, उसको बोलते हैं सेट ऑफ, ठीक है। बैंक खुद ब खुद वो अमाउंट सेट ऑफ कर देगी, लेकिन इसमें एक जो कंडीशन है दैट द बैंक का लोन एंड द फिक्स डिपॉजिट शुड बी इन द नेम ऑफ द सेम बोरोवर, ठीक है। सेम अकाउंट मेरे नाम पे होना चाहिए, दोनों FD भी मेरे नाम पे एंड लोन भी मेरे नाम पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज लियन। आप जानते हो, इसको अपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा हुआ है डिटेल में। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन। बैंकर्स के पास जनरल लीन होता है, मतलब अगर मेरी कोई ज्वेलरी बैंक में पड़ी है और अगर मैं बैंक का पैसा रिटर्न नहीं कर रहा हूं, रीपे नहीं कर रहा हूं, तो बैंक वो ज्वेलरी तब तक रिलीज नहीं करेगी जब तक मैं उनको पेमेंट नहीं कर देता। आई होप ऑल द 6 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू गाइज। विद दैट वी हैव फिनिश्ड ऑल द 6 पॉइंट्स। फोकस कीजिए नाउ। ये देखिए, हमने 6 के 6 पॉइंट्स कवर कर लिए। वी हैव कवर्ड मॉर्गेज। मॉर्गेज में आई डिस्कस विथ यू रजिस्टर्ड मॉर्गेज, आई ऑल्सो डिस्कस विथ यू इक्विटेबल मॉर्गेज, बराबर है। उसके बाद गाइज वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज। हमने हाइपोथिकेशन देखा, असाइनमेंट देखा, सेट ऑफ देखा एंड लियन भी देख लिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राइट अबाउट द प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, ठीक है। नाउ अगर आज के लेक्चर का कोई एक हाईलाइटिंग आंसर है गाइस, तो ये आंसर है, दिस इज एन LDR आंसर, जिसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो फोकस करना, इसको एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं, ध्यान दीजिए गाइज। फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का कॉन्सेप्ट हमें भी समझना है, ध्यान दीजिए। Okay, as you can see on the screen, I am discussing about note number 26, prudential norms for 3 things: API, asset classification, provisioning, income recognition. I am repeating once again, API, asset classification, provisioning, income recognition, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है आज के लेक्चर का। गाइस सपोज करते हैं 1 जनवरी 23 को मिस्टर एक्स ने एक लोन लिया है बैंक से 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। एंड ये जो गाइज बैंक से लोन उसने लिया है, ठीक है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%, ओके। एंड उसकी ड्यू डेट है 1 साल के बाद, दैट इज 31 December 23 इज द ड्यू डेट, ठीक है।
नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब आप लोन लेते हो बैंक आपको क्लासिफाई करती है एज अ स्टैंडर्ड लोन, एंड स्टैंडर्ड लोन में भी सब कैटेगरी है रेगुलर, ठीक है ना। लेकिन गाइस अगर ड्यू डेट पे अगर आप पे नहीं करते हो, फोकस करना एसेट, मैं एसेट क्लासिफिकेशन की ही बात कर रहा हूं अभी, नॉट प्रोविजनिंग, नॉट इनकम रिकॉग्निशन। तो ध्यान दीजिए, अगर ये जो टाइम पीरियड था 1 साल का, तब बैंक मुझे रिकॉर्ड करेगी एज अ रेगुलर एसेट, ठीक है ना। उनके हिसाब से मैं पेमेंट करने वाला हूं 31 दिसंबर को। लेकिन गाइज सपोज मैंने 31 दिसंबर तक कोई पेमेंट नहीं की, मेरा इंटरेस्ट भी पे करना था मुझे बाद में 31 दिसंबर के दिन पे ही पे करना था, लेकिन वो भी नहीं किया, ना प्रिंसिपल पे किया। ऐसे समय में ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बैंक मुझे ऑन द स्पॉट नॉन परफॉर्मिंग एसेट ट्रीट नहीं करती है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसा एसेट होता है दैट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक, लेकिन बैंक मुझे ऑन द स्पॉट एनपीए ट्रीट नहीं करती। बैंक मुझे और 90 डेज का टाइम देती है, ठीक है। एट दैट टाइम जैसे ही ड्यू डेट चली गई और मैं ओवर ड्यू हो गया, ठीक है, नाउ आई एम एन ओवर ड्यू अकाउंट, तो इन दैट केस बैंक विल नाउ क्लासिफाई मी फ्रॉम रेगुलर, रेगुलर से मैं बन जाऊंगा स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA बुलाते हैं इसको। एंड फॉर द फर्स्ट 30 डेज, मतलब ये वाला जो पीरियड आपको दिख रहा है, ये वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में गाइज आई विल बी कॉल्ड एज SMA 0। अगले आने वाले 30 डेज में आई विल बी SMA 1, एंड अगले आने वाले 30 डेज में SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये स्पेशल मेंशन अकाउंट क्यों है? बिकॉज बैंक को भी इस बोरोवर के ऊपर, मेरे अकाउंट के ऊपर, मिस्टर एक्स के अकाउंट के ऊपर ध्यान देना है। दे हैव टू इंश्योर दैट पैसा जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, क्योंकि ये अकाउंट धीरे धीरे एनपीए में स्लिप हो रहा है, ठीक है। नाउ एक बार उन्होंने मुझे SMA 2 कैटेगरी में डाल दिया और उसके 30 डेज भी कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। इसके बाद गाइस अब सपोज करते हैं डेट आ गई, 90 डेज खत्म हो चुके, 31 मार्च आ चुकी है, मुझे 31 मार्च तक पेमेंट करनी थी, लेकिन मैं जो बोरोवर है, वो बोरोवर ने गाइस इतना बेशरम बोरोवर था कि 31 मार्च तक भी कुछ पेमेंट नहीं की। नाउ अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। नाउ फ्रॉम द स्टैंडर्ड एसेट बैंक विल ट्रीट मी एज अ एनपीए लोन। बैंक क्या ट्रीट करने वाली है? एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एंड उसके अंदर गाइस जो सब कैटेगरी होगी, दैट सब कैटेगरी विल बी सब स्टैंडर्ड, ठीक है। एनपीए तो बन गया मैं, नाउ आई एम एन एनपीए ओनली, बट उसके अंदर सब कैटेगरी है सब स्टैंडर्ड की, ठीक है। ओके, दे विल कीप मी इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। अगर मैंने आने वाले 1 साल तक पेमेंट नहीं की, आई विल बी इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। उसके बाद for the next 1 year it will be doubtful up to 1 year, next 1 year doubtful up to 2 years, next 1 year doubtful up to 3 years, and एक बार 3 साल डाउटफुल हो गए उसके बाद आई विल बी डाउटफुल फॉर मोर देन 3 years कैटेगरी, ठीक है। या फिर आप इसको लॉस एसेट भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। गाइज आई होप द फर्स्ट पॉइंट इन API, दैट इज एसेट क्लासिफिकेशन, आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोविजनिंग, ठीक है। गाइस जाहिर सी बात है, अगर आप पैसा नहीं दोगे बैंक का नुकसान बढ़ेगा, इसीलिए बैंक ऑलरेडी प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए जब आप सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में हो, तो मैंने रेड में शो किया है ऑल द प्रोविजंस, ठीक है। बैंक अगर आपका जो सिक्योर्ड पोर्शन रहेगा उस पे भी 15% बनाएगी, एंड अनसिक्योर्ड पोर्शन पे भी 15% बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 लाख का लोन है और 1 लाख की सिक्योरिटी है, मतलब 1 लाख सिक्योर्ड 1 लाख अनसिक्योर्ड, तो 1 लाख पे 15,000 का प्रोविजन, दूसरे 1 लाख पे 15,000 का प्रोविजन बनेगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ 1 साल के बाद व्हेन यू शिफ्ट टू द डाउटफुल 1 कैटेगरी, ठीक है, तब प्रोविजन जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। एंड माइंड यू इट इज अ क्यूमुलेटिव प्रोविजन, बराबर ना, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी पिछले साल का प्रोविजन होगा, ठीक है। गाइस कितना क्यूमुलेटिव प्रोविजन होना चाहिए? फॉर द सिक्योर्ड पोर्शन होना चाहिए 25%, एंड अनसिक्योर्ड का पूरा हो जाएगा 100%। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये सेम एग्जांपल माइंड यू आरटीपी May 24 में है, ठीक है। टोटल लोन जितना बैंक ने दिया है इस 50 लाख का आउटस्टैंडिंग है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब मिला के, एंड सिक्योरिटी हमारे पास मात्र 40 लाख, ठीक है। तो इन शॉर्ट जाहिर सी बात है 50 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। 40 लाख से सिक्योर्ड पोर्शन, 10 लाख से अनसिक्योर्ड पोर्शन। मैंने आपको बताया अगर आप डाउटफुल 1 कैटेगरी में हो तो सिक्योर्ड पोर्शन के लिए प्रोविजन बनेगा 25% का, है ना। तो 40 लाख के ऊपर 25% का प्रोविजन बनेगा, दैट इज 10 लाख।
एंड जो बचा कुछ अनसिक्योर्ड का पोर्शन था 10 लाख का, उसके ऊपर 100% प्रोविजन बनेगा। तो इसके लिए 10 लाख और 10 लाख टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड है इस 20 लैक्स। गाइज आरटीपी में सेम क्वेश्चन है एंड वहां पे पूछा, बैंक ने गलती से बना दिया था प्रोविजन ऑफ ओनली 7.5 लाख रुपीज। तो क्वेश्चन था इज द प्रोविजन एडिक्वेट और इनएडिक्वेट, आपको आंसर लिखना है इनएडिक्वेट। ठीक है, नेक्स्ट गाइज डाउटफुल अप टू 2 इयर्स, ध्यान सुनिएगा, डाउटफुल अप टू 2 इयर्स एंड 3 इयर्स को एक साथ बुलाया जाता है D2 कैटेगरी। एंड D2 कैटेगरी का प्रोविजन कितना है गाइस, सिक्योर्ड का 40%, अनसिक्योर्ड का 100%। ठीक है, एंड अगर आपका लॉस एसेट हो चुका है या फिर डाउटफुल फॉर मोर देन 3 इयर्स है, तो बैंक चुपचाप पूरे के पूरे सिक्योर्ड एसेट के सिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर 100% बनाएगी एंड अनसिक्योर्ड पे तो 100% ऑलरेडी बना दिया था। ठीक है गाइज, लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू अंडरस्टूड ए ऑल्सो एंड पी ऑल्सो। हमने एसेट क्लासिफिकेशन भी देख लिया, प्रोविजनिंग भी देख लिया, चलिए चलते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, दैट इज इनकम रिकॉग्निशन। ठीक है, नाउ फोकस ऑन द इनकम रिकॉग्निशन। गाइज आपको याद होगा मैंने लोन लिया था 1 जनवरी को, बराबर ना, 1 जनवरी को लोन लिया था 1 साल के लिए, करेक्ट है, दैट टू एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जाहिर सी बात है मेरा पूरा 1 साल का इंटरेस्ट बना होगा, दैट विल बी 1 करोड़ के ऊपर 10%, 10 लाख का इंटरेस्ट बना होगा, करेक्ट है। लेकिन अब मैं अगले आने वाले 3 महीने के लिए भी इंटरेस्ट बैंक ने कैलकुलेट किया होगा, दैट विल बी 2.5 लाख रुपीज। सो टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम 1 Jan 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक, ये पूरे 15 महीने के लिए इंटरेस्ट बैंक ने कैलकुलेट किया होगा 12.5 लाख का, जो बैंक ने अपने पीएनएल क्रेडिट में डाल दिया होगा, है कि नहीं, क्योंकि उनको लगा होगा कि पैसा आने वाला है, इसलिए अक्रूवल बेसिस पे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, राइट। लेकिन याद रखना, जिस मोमेंट आप एसएमए नहीं, जिस मोमेंट आप एनपीए बनते हो, वो टाइम पे आरबीआई रेगुलेशंस कहते हैं कि जितना भी अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट है, माने ये 12.5 लाख रुपया जो अनरियलाइज्ड है और जो पीएनएल क्रेडिट में डाल दिया है, वो तो अभी पैसा आने की गुंजाइश बहुत कम हो चुके हैं, इसके लिए उसको रिवर्स कर दो या उसका प्रोविजन बना दो। ठीक है, एंड आज के बाद जैसे आप एनपीए बन चुके हो, आज के बाद जो भी इनकम इस बोरोवर से आएगी, जो भी पैसा उससे वसूली होगी, जो भी रिकवरी होगी, ऑल दैट मनी जो रिकवर होगा, उसमें से जो इंटरेस्ट का पोर्शन रहेगा वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऑन कैश बेसिस, नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ। ये देखिए, बैंक हैड रिकॉर्डेड द इंटरेस्ट इनकम ऑफ 12.5 लाख ऑन अक्रूवल बेसिस, लेकिन नाउ यू हैव टू रिवर्स द एंटायर अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट, जो है 12.5 लाख का पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। एंड नाउ यू हैव टू रिकॉर्ड एनी इनकम विथ रिस्पेक्ट टू दिस एनपीए, मतलब वो जो बोरोवर था, ऑन कैश बेसिस। और याद रखना गाइज, सारा का सारा इंटरेस्ट, जितना भी वो व्यक्ति इतना लेट पेमेंट करने वाला है, सारी इनकम रिकॉर्ड जरूर होगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन विल बी कैलकुलेटेड बट विल नॉट बी क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, विल बी कैलकुलेटेड एंड दिस विल बी रिकॉर्डेड समवेयर इन समथिंग कॉल्ड एज अ मेमोरेंडम अकाउंट। गाइज ये टेम्पररी अकाउंट में हम लोग सारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जरूर रखेंगे, लेकिन पीएनएल क्रेडिट में डालेंगे नहीं, जब पैसा आएगा तो ही वो पीएनएल क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू नाउ। इससे हमें क्या मालूम पड़ा गाइस, इससे हमें यह मालूम पड़ गया गाइस व्हाट इज एपीआई, एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग इनकम रिकॉग्निशन। ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा, नॉट मेकिंग द पेमेंट फॉर मोर देन 90 डेज, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, नॉट मेकिंग द पेमेंट फॉर मोर देन 90 डेज, ये एक तरीका है एनपीए बनने का इन द केस ऑफ टर्म लोन एंड बिल्स पेबल। ठीक है, ये एक तरीका है एनपीए बनने का। लेकिन गाइज व्हेन इट कम्स टू कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, ठीक है, तब याद रखो 90 डेज वाला मैकेनिज्म वर्क नहीं करता है, तब एक दूसरा मैकेनिज्म वर्क करता है जिसको बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। मैं आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मोर देन 90 डेज अगर आपने पेमेंट आउटस्टैंडिंग रख दी, ठीक है, ओवरड्यू रख दी, तब आप एनपीए बन जाते हो। बट तब जब आपने बैंक से टर्म लोन लिया है, ठीक है, अगर आपका एक कैश क्रेडिट चल रहा है, मतलब कि वर्किंग कैपिटल का आपका लोन चल रहा है, ठीक है, या फिर आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है, ऐसे सिचुएशन में गाइज 90 डेज की लिमिट नहीं देखी जाती। बैंक देखती है कि क्या उन्होंने आपके अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर ट्रीट किया है, और अगर आउट ऑफ ऑर्डर ट्रीट किया है, ऐसे समय में आपको एनपीए ट्रीट किया जाएगा। सर ये आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, ध्यान सुनना, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई, देन बैंक विल ट्रीट यू एज आउट ऑफ ऑर्डर।
पॉइंट नंबर 1 गाइज, आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इज ऑलवेज इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर। पॉइंट नंबर 1 क्या है, ध्यान सुनेगा। पॉइंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर। सर ये सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर क्या होती है? सैंक्शन लिमिट इज द ओवरऑल एक्सपोजर दैट द बैंक कैन टेक अगेंस्ट यू, मतलब सारी की सारी फैसिलिटीज मिला के कितना आपको लोन दिया जाएगा उसको बोलते हैं सैंक्शन लिमिट। एंड ड्रॉइंग पावर क्या होता है? ड्रॉइंग पावर इज समथिंग विच द बैंक कैलकुलेट्स इधर मंथली और क्वार्टरली बेस्ड ऑन योर स्टॉक स्टेटमेंट्स। इसकी ड्रॉइंग पावर की कैलकुलेशन हम लोग अभी देखेंगे थोड़े टाइम में, क्वेश्चन है हमारी बुक में, ठीक है। तो गाइज अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज मोर देन द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर, देन इन दैट केस बैंक आपको ट्रीट करने वाली है एज आउट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर, विच इज अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन देर आर नो क्रेडिट्स, आपने अकाउंट में एक भी रुपया नहीं डाला, नो क्रेडिट्स फॉर 90 डेज, 90 दिनों तक आपने उस खाते में एक भी रुपया नहीं डाला, तो ये गलत बात है, बैंक आपको आउट ऑफ ऑर्डर ट्रीट कर देगी। एंड तीसरा पॉइंट गाइज, आपका जो आपने अकाउंट में पैसा डाला, यू क्रेडिटेड मनी इन द अकाउंट, इन द कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, बट नॉट इनफ टू कवर इंटरेस्ट। आपने पता है ये 90 दिनों में पैसा तो भले डिपॉजिट किया उस अकाउंट में, लेकिन गाइस बहुत कम डिपॉजिट किया और इतना कम कि इंटरेस्ट भी कवर ना कर पाए, तब बैंक आपको आउट ऑफ ऑर्डर ट्रीट करेगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तीनों सिनेरियोज में आपसे में से आप किधर भी एक में फॉलो गए, तब इन दैट केस बैंक विल ट्रीट यू एज आउट ऑफ ऑर्डर इन केस ऑफ कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट गाइज, मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 20 पूरा का पूरा सिखा दिया है, ठीक है। ये देख लीजिए, यहां पे लिखा है एनपीए बनने के तरीके। when it comes to the principal amount, if the amount is overdue for more than 90 days for term loan, and बच्चों मैंने बिल्स परचेज या डिस्काउंटेड के लिए भी 90 डेज का है, लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर हो गए फॉर कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। आई जस्ट नाउ एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर ऑल्सो, और ये प्रोविजनिंग भी मैंने आपको सिखा दी एपीआई सिखाते वक्त, ठीक है। नाउ अभी बच्चों हम लोग छोटे से क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ये ना इंडिविजुअल क्वेश्चंस एग्जाम में बन के आ सकते हैं, इसको भी मैं एलडीआर मार्क कर रहा हूं, द स्पेशल एनपीए नॉर्म्स, ठीक है ना। फोकस कीजिए। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट कंजोर्शियम एडवांस। कंजोर्शियम मतलब क्या होता है? ग्रुप। कंजोर्शियम एडवांस हो या ग्रुप एडवांस बोल दो, एक ही बात है। एंड बच्चों दूसरा, एसेट क्लासिफिकेशन इज बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। गाइज ये दोनों कॉन्सेप्ट में मैं चार्ट के फॉर्मेट में दोनों कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। नाउ लुक हियर, मैंने आपको बताया अभी फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने जा रहे हैं इज कॉल्ड एज कंजोर्शियम लेंडिंग, बराबर ना। कंजोर्शियम लेंडिंग में होता क्या है? देयर इज वन बोरोवर, वन फैसिलिटी एंड मल्टीपल लेंडर्स। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, कंजोर्शियम बोरोइंग में क्या होता है? वन बोरोवर, वन फैसिलिटी, मल्टीपल लेंडर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 1000 करोड़ का लोन लेने के लिए चला गया एचडीएफसी बैंक के पास, एंड एचडीएफसी बैंक वाला बोला भाई हमसे 1000 करोड़ तो नहीं हो पाएगा, हमसे 600 करोड़ हो पाएगा, हम बाकी बैलेंस 400 करोड़ के लिए कोई और बैंक के पास जाके पूछ के आते हैं। तब गाइज एचडीएफसी और 4 बैंक्स के पास गया, ठीक है, उन सब से 100 करोड़ रुपया लिया, ठीक है, तब जाके टोटल 1000 करोड़ हो गया और वो 1000 करोड़ लाके उन्होंने रिलायंस को दे दिया। इस सिनेरियो को बोलते हैं कंजोर्शियम एडवांस। एंड यहां पे गाइज एचडीएफसी भैया बन जाएंगे लीड बैंक, ठीक है, बिकॉज उन्होंने ये पूरा अरेंजमेंट करवाया, बराबर ना। तो अभी आई एम रिपीटिंग द सिनेरियो वंस अगेन, रिलायंस को 1000 करोड़ का लोन मिल गया है, 600 करोड़ मिला है एचडीएफसी से और बाकी 4 बैंक से 100 करोड़ रुपया ईच। नाउ अभी इन दिस सिचुएशन क्या हो सकता है? फोकस कीजिए। एक सिनेरियो हो सकता है कि लीड बैंक पूरा पैसा कलेक्ट करता है, पूरी जो इंस्टॉलमेंट है कलेक्ट करता है और बाद में रिस्पेक्टिव बैंक्स को अपना शेयर बांट देता है। दूसरा हो सकता है कि जो रिलायंस है वही हर एक बैंक को उनका रिस्पेक्टिव शेयर दे रहा है। बच्चों ऐसे सिचुएशन में सपोज करते हैं उनमें से एक मेंबर बैंक थी एक्सिस बैंक,
ठीक है, जिसने वो 100 करोड़ रुपया दिया था, एंड एक्सिस बैंक को उनकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिल रही है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, एक्सिस बैंक को उनकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिल रही है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, फोकस करना गाइज। अगर लीड बैंक जो है एचडीएफसी, उनको सारा इंस्टॉलमेंट मिल गया लेकिन वो अपना एक्सिस का शेयर उनको नहीं दे रहे, या रिलायंस ही डायरेक्टली एक्सिस का शेयर एक्सिस को नहीं दे रहा है, ऐसे टाइम में एक्सिस विल treat Reliance as a non-performing asset if the amount remains overdue for more than 90 days. You have to look at yourself. आपको आपका पैसा देखना है, क्या आप एज अ बैंक आपको आपका पैसा मिला है। आपको ये नहीं देखना है कि बाकी बैंक्स को मिला कि नहीं मिला, तेल लेने गया, ठीक है। आपको ये देखना है कि जहां पे वेदर यू एज अ बैंक हैव यू रिकवर्ड योर शेयर ऑफ इंस्टॉलमेंट और नॉट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसको बोलते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कंजोर्शियम लेंडिंग में गाइज the NPA classification will be based on your record of recovery। इसमें पता है आईसीआई क्या ट्विस्ट डालता है गाइज, आईसीआई ना आपको बोलेगा कि जो लीड बैंक है उसने एक सर्टिफिकेट दिया है और बोला है कि डोंट वरी एक्सिस बैंक आपको पैसा मिल जाएगा। ये सब सर्टिफिकेट फालतू होते हैं, इनको फाड़ के फेंक दो। आपको लीड बैंक पे भरोसा नहीं रखना है, आपको देखना है आपको पैसा आया कि नहीं आया। 90 दिन बीत चुके हैं, पैसा नहीं आया, सीधा एनपीए ट्रीट कर दो, खेल खत्म। अच्छा, और दूसरा सिनेरियो। अब देखिए बच्चों, ये दूसरा केस क्या है, ये केस थोड़ा सा अलग है। इस केस में क्या होता है, देयर इज वन बोरोवर, देयर इज वन बैंक, बट देयर इज मल्टीपल फैसिलिटीज। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अलग अलग सिचुएशन है, देख लीजिए। कंजोर्शियम लेंडिंग और इसमें फर्क क्या है, कंजोर्शियम लेंडिंग में देयर वाज वन बोरोवर, वन फैसिलिटी एंड मल्टीपल लेंडर्स, बराबर ना। लेकिन हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक बोरोवर है, एक ही लेंडर है, बट फैसिलिटीज मल्टीपल है। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, देखिए अगर मिस्टर एक्स ने एचडीएफसी बैंक से कार लोन भी लेके रखी है और होम लोन भी लेके रखी है, जाहिर सी बात है कार लोन की ईएमआई कम है, होम लोन की ईएमआई ज्यादा है, ठीक है। और वो कार लोन की ईएमआई चुपचाप पे कर रहा है, लेकिन होम लोन की ईएमआई 90 दिन हो चुके पे नहीं किया, ठीक है। ऐसे टाइम में याद रखना गाइज, the bank will classify Mr. X as an NPA, not the home loan। अगर बच्चों मिस्टर एक्स एनपीए बन जाएगा तो उसकी सारी फैसिलिटीज के ऊपर एनपीए लग जाएगा, मतलब एपीआई के प्रोविजन लग जाएंगे, कार लोन भी और होम लोन भी एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। दोनों के ऊपर अभी एनपीए बना है ना, तो दोनों के ऊपर सब स्टैंडर्ड वाला प्रोविजन लग जाएगा। एंड बच्चों दोनों के ऊपर इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस, एंड जितनी अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट है विल बी रिवर्स्ड, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट ऑल्सो इज क्लियर टू यू। दैट इज, यहां क्या लिखा है, मिस्टर एक्स विल बी ट्रीटेड एनपीए फॉर बोथ द फैसिलिटीज, दैट इज एपीआई वाला पॉइंट विल अप्लाई फॉर बोथ द फैसिलिटीज। आई होप ये दोनों में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन आता है, इसके लिए मैंने एक ही बार में ये पॉइंट कवर करा दिया, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बच्चा पार्टी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, दैट इज गवर्नमेंट गारंटी एडवांस। बाय द वे ये May 24 में आके चला गया है। दिस क्वेश्चन ऑलरेडी वाज देयर फॉर 3 और 4 मार्क्स, ठीक है। समझा देता हूं मैं, वापस रिपीट हो सकता है। बच्चों मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में यहां पे डाल दिया है आप लोगों के लिए, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, फोकस करना। बच्चों यदापि कदापि ओके, बैंक के पास आप लोन लेने गए एंड बैंक वालों ने बोला जाके गारंटी लेके आओ, ठीक है। आप चले गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको गारंटी दे दी, ठीक है। फोकस करना, आपको बैंक लोन मिल गया, लेकिन अभी आप बच्चों बैंक का लोन रिपे नहीं कर पा रहे हो। ऐसे टाइम में बैंक आपको, याद रखना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी एडवांस है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी गारंटी अभी तक रेपुडिएट नहीं की है, मतलब कैंसिल नहीं की है, तो इन दैट केस बच्चों भले आपका अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज, फिर भी बैंक आपको स्टैंडर्ड एसेट ही ट्रीट करेगा, आपके ऊपर कोई भी प्रोविजनिंग करेगा नहीं। लेकिन याद रखिए इनकम तो विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस ओनली, ठीक है। अभी स्टेप 2, बच्चों आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया, बोला कि आपकी गारंटी भैया कैंसल्ड है, आपकी गारंटी रेपुडिएट कर दी। अब बच्चों बैंक के पास कोई चारा नहीं है, बैंक आपको एनपीए ट्रीट करेगा, प्रोविजनिंग कर देगा, बराबर ना। जो जिस स्टेज पे आप होगे अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजनिंग कर देगा, या तो एज अ सब स्टैंडर्ड, या तो D1 या D2 या D3। लेकिन बच्चों इनकम तो आप ऑलरेडी जानते हो कैश बेस पे ही जा रही थी। अच्छा, एंड अनदर सिनेरियो, अगर बच्चों स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस है, क्या कौन सा एडवांस है, स्टेट गवर्नमेंट, माने क्या बच्चों, ऐसा आपने बैंक से लोन लिया लेकिन आपके पास गारंटी थी स्टेट गवर्नमेंट की बच्चों, और अगर आपने वो लोन रिपे नहीं किया फॉर मोर देन 90 डेज,
तो बैंक स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी को तवज्जो नहीं देगा, बैंक आपको सीधा एनपीए ट्रीट कर देगा, प्रोविजनिंग बनाएगा और इनकम भी जाएगी ऑन कैश बेस, अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, आई होप अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इन शॉर्ट, इज्जत देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी को, तवज्जो देना है सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी को, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी को बिल्कुल तवज्जो नहीं देना है। ठीक है, वेरी गुड। अगले पॉइंट पे जाते हैं, अकाउंट्स रेगुलराइज्ड नियर द बैलेंस शीट डेट। बच्चों कई बार बैंक क्या करेगी, जो व्यक्ति एनपीए बन चुका है 31 मार्च जब आएगा, अगर उस व्यक्ति के साथ बैंक के अच्छे रिलेशन है तो बैंक पता है क्या करेगा, उसको एक फ्रेश लोन सैंक्शन करके देगा नियर टू द बैलेंस शीट डेट, और उसको बोलेगा बेटा ये पैसे से पुराना लोन रीपे करो, बराबर ना। ये तो गलत है ना यार। इससे क्या हो रहा है बच्चों, वो व्यक्ति आज भी इन रियलिटी, इन सब्सटेंस वो व्यक्ति एनपीए ही है, लेकिन उसका फॉर्म क्या दिख रहा है कि उसने पुराना पे कर दिया और अभी नया लोन है, और नए लोन के लिए तो आपको नया टेन्योर मिलेगा। ठीक है, बैंक अगर ऐसा कर रही है बच्चों तो ये गलत है। बैंक अपने एनपीए के नंबर अंडर रिपोर्ट करने की ट्राई कर रही है, इसीलिए बच्चा पार्टी आपको इंश्योर करना पड़ेगा, यू हैव टू इंश्योर एज एन ऑडिटर कि आप ऐसे जो अकाउंट्स है जो बैलेंस शीट की डेट के नजदीक में रेगुलराइज हो गए, मतलब एनपीए से हट गए स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ गए, उन पर आपको गौर फरमाना पड़ेगा एज एन ऑडिटर। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू नाउ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। इसको भी एक डायग्राम से समझते हैं, समझ में आ जाएगा। फोकस कीजिएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, ध्यान दो बच्चों। इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एग्जांपल से सिखाता हूं, बच्चा पार्टी केस 1 पे गौर फरमाइए। केस 1 में बच्चों लोन का अमाउंट है 1 करोड़ का, सिक्योरिटी आपने दिया बच्चों 1 करोड़ 20 लाख की, जाहिर सी बात है 20 लाख का मार्जिन बैंक ने रखा है। ठीक है, नाउ देयर इन दिस सिचुएशन, सपोज करते हैं बच्चों कोविड आ गया और जो आपने शेयर्स गिरवी रखे थे ना 1 करोड़ 20 लाख के, उनकी वैल्यू धड़ाम करके गिर के 40 लाख हो गई, बराबर ना। तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन, आप आपका लोन नहीं रिपे कर पा रहे हो तो बैंक आपको हल्लू हल्लू स्टैंडर्ड एसेट, फिर 1 साल के बाद डाउटफुल, 1 साल के बाद डाउटफुल अप टू 2 इयर्स, 1 साल के बाद डाउटफुल अप टू 3 इयर्स, फिर डाउटफुल फॉर मोर देन 3 एंड लॉस से ट्रीट करेगा, बराबर ना। इसमें भाई जमाने निकल जाएंगे। ऐसा बैंक, अभी ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ऐसे सिचुएशन में जहां पे सिक्योरिटी वैल्यू धड़ाम करके गिर गई, बराबर ना, 1 करोड़ 20 लाख थे 40 लाख हो गई, ऐसे सिचुएशन बच्चों बैंक चेक करेगा कि क्या ये फॉर्मूला फुलफिल हो रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला, न्यू वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इफ एट ऑल बच्चों इट इज न्यू रिडक्शन इन द वैल्यू, क्या बोला मैंने, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज मोर देन 50% ऑफ द वैल्यू लास्ट असेस्ड बाय द बैंक। बच्चों लास्ट असेस कितनी थी, 1 करोड़ 20 लाख, उसका 50% 60 लाख, एंड रिडक्शन इन द वैल्यू कितना हुआ है, 80 लाख से गिरावट हुई है भैया। अगर इतना गिरावट हुआ है तो इन दैट केस बैंक को अनुमति है, बैंक इज अलाउड टू स्ट्रेट अवे ट्रीट यू एज अ डाउटफुल एसेट, और फिर उनका जैसे डाउटफुल 1 ट्रीट कर लो, डाउटफुल 2 ट्रीट कर लो, डाउटफुल 3 ट्रीट कर लो, एंड वैसा रिक्वायर्ड प्रोविजन बनाओ। सब स्टैंडर्ड वेंडर्ड करने की आवश्यकता नहीं, स्ट्रेट अवे आपको डाउटफुल ट्रीट कर देगा। ठीक है ना। लेकिन बच्चों और एक फॉर्मूला है, फोकस कीजिएगा। सपोज करो लोन का अमाउंट था 1 करोड़ का, सेम सिचुएशन, सिक्योरिटी का अमाउंट था 1.2 करोड़, है ना। एंड आपको पता है क्या हुआ बच्चों, सिक्योरिटी मतलब जो लेट्स सपोज करते हैं शेयर्स गिर रखे थे, एंड भारी कोविड का 5वां वेव चल रहा है, इतनी गिरावट आ गई बच्चों शेयर्स में कि शेयर का रिवाइज्ड वैल्यू हो गया केवल 8 लाख। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अब बैंक विल चेक कि एक दूसरा फॉर्मूला कंप्लाई हो रहा है क्या। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन। बच्चा पार्टी हमारे इस एग्जांपल में आउटस्टैंडिंग लोन कितने का था, 1 करोड़ 1 लाख, बराबर ना, 1 करोड़ 10 लाख का था, मतलब क्या इंटरेस्ट मिला के 1 करोड़ 10 लाख हो गया। ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख का 10% कितना होता है बच्चों, 11 लाख, बराबर ना। एंड रिवाइज्ड वैल्यू इज 8 लाख, 8 लाख विच इज लेस देन 11 लाख। ये फॉर्मूला फुलफिल हो गया। अब बच्चों बैंक आपको स्ट्रेट अवे लॉस एसेट ट्रीट करेगी एंड दे विल इग्नोर द एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, जाहिर सी बात है ना गाइस, इतनी एग्जांपल लेता हूं, ये इसका एक आपके रियल लाइफ से समझाता हूं। लेट अस सपोज बच्चों आप अगर नीचे आपके ग्राउंड है और आप वहां पे क्रिकेट खेल रहे हो, बराबर ना, एंड क्रिकेट खेलने के टाइम पे आपको एक केवल छोटी सी खरोच लग गई है कि नहीं, तो खरोच लग जाएगी तो जाहिर सी बात है आप बैंडेड लगा के काम पड़ जाएगा, करेक्ट ना। मतलब क्या, छोटा सा फर्स्ट एड करोगे तो चलेगा,
लेकिन बच्चों अगर खेलते खेलते अगर आपकी हड्डी टूट गई तो जाहिर सी बात है ना, बैंडेड से काम नहीं चलेगा, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये वही बात है, ठीक है ना। अगर बच्चों सिक्योरिटी वैल्यू में थोड़ी सी गिरावट हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आपका रेगुलर रास्ता चलते जाओ, बराबर ना। आप वापस क्रिकेट खेलना चालू कर दो, बैंडेड लगाओ, थोड़ा सा प्रोविजन करो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन बच्चों अगर धड़ाम करके बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है तो इन दैट केस आप आपका रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं कर सकते, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मतलब कि आपको ये मैच को इग्नोर करना पड़ेगा, सिमिलरली आपको सिक्योरिटी को इग्नोर करना है और भैया सीधा सीधा लॉस एसेट ट्रीट करना है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। व्हेन व्हाट अबाउट द एग्रीकल्चरल एडवांसेस। बच्चों काफी सिंपल पॉइंट है, ध्यान सुनना। मैंने आपको बताया था एनपीए बनना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ट्रीट करना है, हमें बनना नहीं एनपीए। मैं बता रहा हूं अगर एक बोरोवर एनपीए बनेगा तो कैसे बनेगा। आई टोल्ड यू, याद करने की ट्राई कीजिए। फॉर टर्म लोन एंड बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, ओवर ड्यू रहेगा अमाउंट फॉर मोर देन 90 डेज। और बच्चों इन द केस ऑफ कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, अगर आपके अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर ट्रीट कर लिया तब आप एनपीए बन जाते हो, है कि नहीं। तो ध्यान से सुनेगा, लेकिन ये सारे के सारे सिचुएशंस चेंज होता जाती हैं व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चरल एडवांस। ठीक है बच्चों, क्या किसानों के लिए सिचुएशन अलग है। एग्रीकल्चरल एडवांस में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एग्रीकल्चर एडवांस में पे अटेंशन वेरी केयरफुली व्हाट हैपेंस। बच्चों इन द केस ऑफ एग्रीकल्चरल एडवांस, ध्यान से सुनना वेरी केयरफुली गाइज। आपको देखना है कि जो आपका बोरोवर किसान है वो आपसे लोन मांगने आया है, और लोन मांगने आया है, जाहिर सी बात है किसान आया है तो इन दैट केस वो फार्मिंग के लिए लोन मांगने आया है, कोई क्रॉप ग्रो करने के लिए लोन मांगने आया है। आपको देखना पड़ेगा एज अ बैंक कि ये जो लोन मांगने आया है, इज इट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप और इज इट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। मतलब क्या, एक ऐसा क्रॉप बच्चों फ्रॉम सोइंग द सीड टू हार्वेस्टिंग टेक्स मोर देन 12 मंथ्स, या फिर एक ऐसा क्रॉप बच्चों फ्रॉम सोइंग द सीड टू हार्वेस्टिंग टेक्स लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बच्चों लेट्स सपोज करते हैं व्हीट इधर है एंड राइस इधर है, ठीक है ना। सपोज करते हैं राइस बच्चों इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, सपोज करते हैं उसको 10 महीने लगते हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। एंड व्हीट को लगते हैं बच्चों टोटल 16 महीने, 16 मंथ्स। क्या बोला मैंने, राइस को लगते हैं 10 मंथ्स एंड 10 मंथ्स लगते हैं, एंड व्हीट को लगते हैं 16 मंथ्स। आई होप पहला ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, व्हाट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, व्हाट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। बीज बोने से लेकर फसल तक, फसल उगने के बाद हार्वेस्टिंग तक का टाइम इज कैलकुलेटेड। एंड देखा जाता है कि भैया हमने एग्जांपल लिया है कि जो व्हीट होता है, गेहूं, गेहूं के लिए 16 महीने लग रहे हैं एंड राइस के लिए, चावल के लिए लग रहे हैं केवल 10 महीने। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर बच्चों लेट्स सपोज करते हैं मिस्टर ए राइस के लिए लोन मांगने आया है एंड मिस्टर बी बच्चों गेहूं के लिए लोन मांगने आए, ऐसे टाइम में क्या होगा। ठीक है, मिस्टर ए ने 1 जनवरी 2023 को लोन लिया, 1 साल का लोन लिया था, बोला था 1 साल में रिपे कर दूंगा। लेकिन बच्चों अगर वो रिपे नहीं करता है तो याद रखना अभी इन दैट केस बैंक विल नॉट वेट फॉर 90 डेज। बैंक कब तक वेट करेगी, फोकस कीजिए बच्चों। मिस्टर ए जो था वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का लोन लेने आया था, इसीलिए बैंक विल वेट फॉर 2 मोर क्रॉप सीजन्स। उनको मौका दिया जाएगा कि भाई आने दो एक बार बारिश, आपका ट्राई कीजिए ग्रो करने के लिए, दूसरी बार बारिश आने दो, फिर ट्राई करो ग्रो करने के लिए। एंड 2 क्रॉप सीजन वेट करने के बाद भी पैसा नहीं आया, तब जाके मिस्टर ए को एनपीए ट्रीट किया जाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा केस नहीं है इन द केस ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर बी लोन मांगने आए थे फॉर गेहूं, गेहूं के लिए लोन मांगने आए थे, ड्यू डेट आ गई, रिपेमेंट नहीं आया, बैंक 90 दिन तक वेट नहीं करेगा, बैंक वेट करेगा फॉर 1 मोर क्रॉप सीजन ऑफ 16 मंथ्स। बैंक बच्चों और एक मौका देगा उनको कि भाई और एक बार ट्राई कीजिए फसल उगाने की, अगर फसल उग जाती है उनको बेच देना, हमें पैसा रिटर्न कर देना। लेकिन अगर और एक सीजन वेट करने के बावजूद बच्चों पैसा नहीं आता है, उसके बाद बैंक मिस्टर बी को एनपीए ट्रीट करेगी। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर एडवांस इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू। चलो बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया आपको। मैंने आपको ड्राइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट का कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया था, याद है ना। ठीक है, ड्राइंग पावर का मतलब क्या बच्चों, ड्राइंग पावर इज द अमाउंट दैट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन स्टॉक स्टेटमेंट, एंड सैंक्शन लिमिट का मतलब था बच्चों द ओवरऑल एक्सपोजर। मैं आपको एक एग्जांपल से सिखा देता हूं ड्राइंग पावर कैलकुलेट कैसे होती है। बच्चों लेट्स सपोज जो बोरोवर है, बोरोवर ने बच्चों बैंक को बोला कि बॉस मेरे पास 1000 रुपीज के क्रेडिट, 1000 रुपीज का मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है,
अब बैंक क्या करेगी बच्चों, इसमें से माइनस करेगी क्रेडिटर्स को, ठीक है। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है वो माइनस करेगी, सपोज करो क्रेडिटर्स की वैल्यू निकली 200, ठीक है, माइनस करेगी लेटर ऑफ क्रेडिट, उसकी भी वैल्यू है 200। क्यों बच्चों, क्योंकि क्रेडिटर्स को तो अभी तक इस बोरोवर भैया ने पे ही नहीं किया है कि नहीं, क्रेडिटर्स को अभी तक पेमेंट नहीं गई है, लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर पेमेंट नहीं हुई है। तो इसके लिए बच्चों नेट अमाउंट निकलती है, सॉरी नेट अमाउंट निकलती है 600 की, बराबर ना। एंड लेट सपोज करते हैं इसका मार्जिन, मार्जिन बच्चों रखा हुआ है एट 20%, राइट ना। तो 20% आने वाला है 120 रुपीज, ये मार्जिन माइनस होगा, और नेट ड्रॉइंग पावर कितनी मिलेगी बच्चों, दैट विल बी 480 रुपीज फॉर द स्टॉक। आई होप द कैलकुलेशन इज वेरी क्लियर टू यू। और एक एग्जांपल देता हूं बच्चों डेटर्स का। सपोज करो बच्चों बोरोवर ने बोला मेरे पास 1000 रुपए के डेटर्स हैं, इसमें से बैंक माइनस करेगी इन एलिजिबल डेटर्स। क्या माइनस करेगी, इन एलिजिबल डेटर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, डेटर्स विच आर मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, 3 महीने पुराने डेटर्स को हटा देंगे। सपोज करते हैं वो डेटर्स थे 200, ठीक है, तो इन दैट केस नेट अमाउंट आती है आपकी 800 की। यहां पे बच्चों बैंक ने मार्जिन रखा हुआ है 50% का, तो यहां पे 400 माइनस होगा, नेट फाइनल आएगा 400, दैट इज योर नेट ड्रॉइंग पावर। दोनों को मिलाओगे टोटल ड्रॉइंग पावर बनेगा बच्चों 980 रुपीज का। आई होप ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशन इज क्लियर टू यू। नाउ सपोज करते बच्चों केस 1, केस 1 में बच्चों सैंक्शन लिमिट जो आपको दी गई है वो दी गई है 1000 की, एंड केस 2 में बच्चों आपको सैंक्शन लिमिट दी गई है 900 की, ठीक है ना। तो याद रखो आपको ये सैंक्शन लिमिट को कंपेयर करना होता है विद द कैलकुलेटेड ड्राइंग पावर। यहां पे विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, तो देयरफॉर आपकी ड्राइंग पावर होगी 980। ले यहां पे अगर आप हम कंपेयर करेंगे विच एवर इज लोअर, तो यहां पे ड्राइंग पावर होगी बच्चों 900, दैट इज इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सैंक्शन लिमिट। तो याद रखिएगा कई बच्चे ना इधर ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो वहां पे गलती हो जाती है। आपको हमेशा आपकी जो कैलकुलेटेड ड्राइंग पावर है उसको कंपेयर करना होता है विद द सैंक्शन लिमिट बच्चों, एंड विच एवर इज लोअर विल बी योर एक्चुअल ड्राइंग पावर। ये भूलना मत, कई बच्चे ये करते ही नहीं है। आपकी जो कैलकुलेटेड ड्राइंग पावर हमारी आई 980 की, उसको कंपेयर करना होता है सैंक्शन लिमिट के साथ, एंड विच एवर इज लोअर इज योर एक्चुअल ड्राइंग पावर जो बैंक आपको देगा। केस 1 में वही हुआ, हमारी सैंक्शन लिमिट 1000 की थी, विच एवर इज लोअर करोगे तो इसलिए 980 मिल गई। लेकिन केस 2 में बच्चों 900 थी, इसलिए 900 और 980 विच एवर इज लोअर, आपकी ड्राइंग पावर हो गई 900 रुपीज की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, एक और अच्छा कॉन्सेप्ट आपको जो समझना है इज कॉल्ड एज टेक आउट फाइनेंस। इसको भी मैं एलडीआर मार्क कर रहा हूं, इसके एग्जाम में आने की संभावना है। बच्चों ये क्या होता है, फोकस करना, मैं आपको समझा देता हूं कॉन्सेप्ट। बच्चों ये यूजुअली कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में यूज होता है। अगर बच्चों मैं गया एचडीएफसी बैंक के पास, मैंने उनको बोला कि मुझे एक 100 करोड़ का लोन चाहिए, मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। मैंने उनको बोला कि मुझे एक 100 करोड़ का लोन दो, मुझे 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, 10 फ्लोर्स, ठीक है, 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। मैंने एचडीएफसी को बोला कि मुझे लोन दीजिए 100 करोड़ का, ठीक है। एचडीएफसी ने मुझे बोला यहाँ पे दरवाजा है, जाके भाई बाहर निकल जाओ, हम आपको देने वाले नहीं है, ठीक है। मैंने उनको बोला ऐसा क्या कर रहे हो एचडीएफसी। एचडीएफसी ने बोला सर हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है कि आप अच्छी बिल्डिंग बना पाओगे, ठीक है। इसके लिए एचडीएफसी ने बोला सर हम आपको टेक आउट फाइनेंस दे सकते हैं। मैंने बोला भाई ये टेक आउट फाइनेंस क्या होता है। एचडीएफसी ने बोला एक काम करो, आप किसी दूसरी बैंक के पास जाओ, एग्जाम्पल लेते हैं कोटक, आप कोटक के पास जाओ और आप कोटक से एक छोटा लोन लो 10 करोड़ रुपए का फॉर 10% ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। 10 करोड़ का लोन लो, छोटा सा लोन ले लो 10% प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, जिससे आप आपका काम शुरू कर सकते हो। अगर कोटक ने आपको ये लोन सैंक्शन कर दिया, अगर आपने आपका जो ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, बराबर ना, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर बना दिया, मतलब आपने 10% प्रोजेक्ट रेडी कर दिया, ठीक है, तो हमें विश्वास हो जाएगा कि आपको बिल्डिंग बनानी आती है, ठीक है। तब अगर आपने यहां तक का आपका बिल्डिंग रेडी है, तो इन दैट केस ऊपर वाले पार्ट के लिए हम लोग आपको ऊपर का लोन दे देंगे, वी विल टेक ओवर दिस लोन ऑल्सो फ्रॉम देम, और जो बैलेंस 90 करोड़ आपको जो नहीं मिले तो हमको दे देंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है टेक ओवर फाइनेंस का, जो बेसिकली इट इज अ वे ऑफ कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म लोन इनटू अ लॉन्ग टर्म लोन, अ स्मॉल अमाउंट लोन इनटू अ बिग अमाउंट लोन, यूजुअली अप्लाइज इन द केस ऑफ रियल एस्टेट। आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू नाउ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों एक क्वेश्चन है
हाउ डज एन ऑडिटर इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल्स ओवर एडवांसेस? बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेड में मार्क किए। आपको एज्यूम करना है कि आप बैंक के मैनेजर हो और आप लोन देने वाले हो, एंड तब आप क्या क्या चीजें चेक करोगे। काफी सिंपल है। आप बच्चों सबसे पहले सारा डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे, केवाईसी चेक करोगे, आधार कार्ड चेक करोगे, सारी डिटेल्स चेक करोगे। पॉइंट नंबर 2, आप बोरोवर का क्रेडिट वर्दीनेस चेक करोगे, उसका सिबिल स्कोर चेक करोगे, उसका अगर कोई पुराना लोन चल रहा है तो देखो उसने वो लोन का पेमेंट्स किए हैं कि नहीं किए, कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पे करता है कि नहीं करता है। ये सबसे उसका एक प्रोफाइल बनेगा जो रिस्क मैनेजमेंट टीम बनाएगी। इससे आपको मालूम पड़ेगा बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। इसके बाद बच्चों आपको क्या देखना है, आपको ये नोटिस करना है कि आपको देखना है कि जो सिक्योरिटी बोरोवर ने दी है उसके ऊपर आपको चेक करना है मार्जिन, बराबर ना, कि कितना मार्जिन आप देने वाले हो उसके ऊपर फोकस करो। एग्जाम में अभी आपको 2 मिनट पहले दिखाया ना, स्टॉक के ऊपर था 20%, डेटर के ऊपर था 50%, बराबर है। ऐसे ही बच्चों गोल्ड के ऊपर भी मैंने आपको सिखाया, गोल्ड लोन का मार्जिन था 25%, करेक्ट है। तो ऐसा मार्जिन चेक कीजिए, चेक कीजिए कि सामने वाला बोरोवर क्या आपको गिरवी रख रहा है, क्या सिक्योरिटी रख रहा है। हमने सारे मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी देख लिए थे, याद है ना। तो चेक करो कि व्हाट इज द सिक्योरिटी द बैंक इज गिविंग यू। अगर इफ द बोरोवर इज गिविंग यू, अगर इट इज अ प्रॉपर्टी तो उसके प्रॉपर कागजात देखने पड़ेंगे, वैल्यूअर को भेजना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा प्रॉपर्टी की कंडीशन कैसी है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या है, प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के नाम पे प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, स्टैम्प ड्यूटी पेड है, सब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बच्चों हम देखेंगे अगर कोई सिक्योरिटी दैट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन, बराबर ना, तो दैट हैज टू बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द बैंक। अगर शेयर्स है बच्चों तो ये देख लीजिए कि बोरोवर ही ओनर है ना उन शेयर्स का। ठीक है, सैंक्शन टर्म्स एंड एंड ड्यूज ऑफ फंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपका बोरोवर आपको बोल रहा है कि मुझे लोन चाहिए फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ऐसे टाइम में बच्चों आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए लोन ले रहा है बोरोवर, क्या उसने उधर ही पैसा लगाया, मालूम पड़ा उसने आपसे पैसे लिए और पुराने लोन रिपे कर दिए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना यार। इसके लिए तो ये सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर बच्चों इन केस ऑफ गुड्स इन पोजेशन ऑफ बैंक, याद है जहां पे बच्चों प्लेज में आपको टेस्ट चेक करना चाहिए, मतलब गोल्ड जो होता है, गोल्ड का आपने प्योरिटी चेक करने के बाद ही लोन देना चाहिए। गोडाउन शुड बी फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्टेड बच्चों इन द केस ऑफ हाइपोथिकेशन, बराबर ना। अभी एग्जांपल लेते हैं, एमआरएफ टायर्स बच्चों मुझसे लोन लेने आया, बराबर ना, और उन्होंने अपना टायर्स का स्टॉक हाइपोथिकेट किया, तो टायर्स थोड़ी मेरे ऑफिस में आएंगे, टायर तो उनके गोडाउन में रहेंगे। तो इन दैट केस मुझे मेरे ऑफिशियल्स को वहां पे भेजना चाहिए गोडाउन में चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअल में उनके पास उतना स्टॉक है कि नहीं है, बराबर ना। और ड्रॉइंग पावर रजिस्टर को भी एवरी मंथ मुझे अपडेट करना चाहिए। I hope the question is clear. What are the internal controls over advances? ये कंट्रोल सिस्टम रहेगा तो आप गधों को लोन नहीं दोगे, आप अच्छे लोगों को लोन दोगे, ऐसे रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स को या कंपनीज को लोन दोगे जो आपका पैसा आपको रिपे करे। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू ऑडिट इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द बैंक? बच्चों बहुत सिंपल है। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऑडिट करना है तो इन दैट केस ऑडिटर क्या करेगा, फोकस कीजिए। इंटरेस्ट बैंक किस पे देती है, डिपॉजिट्स पे देती है और सेविंग्स अकाउंट पे देती है। ठीक है बच्चों, करंट अकाउंट पे तो कोई इंटरेस्ट मिलता है नहीं, है ना। तो इसके लिए बच्चों आज ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि what are the outstanding deposits and outstanding savings account deposits, outstanding fixed deposits कितने हैं बैंक के पास क्वार्टर वाइज, बराबर ना। और चेक कीजिए उसके ऊपर एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट बैंक ने पे किया है। ये नंबर्स मिलने के बाद कैलकुलेट कीजिए वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट, उसको कंपेयर कीजिए विद द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, बराबर ना। एक्चुअल एवरेज इंटरेस्ट रेट उसको कंपेयर कीजिए विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। चेक कीजिए बैंक ने जो इंटरेस्ट दिया है ऑन सेविंग्स अकाउंट, क्या वो आरबीआई के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है, क्या वो बैंक के इंटरनल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है। चेक कीजिए अगर एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच को इंटरेस्ट देना था, अगर एक ब्रांच को कुछ पैसे देने थे दूसरी ब्रांच को, बराबर ना, तो जाहिर सी बात है दे हैव टू पे इंटरेस्ट, तो दैट इंटरेस्ट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द हेड ऑफिस। ठीक है, अगर बच्चों बैंक ने जो फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दिया है, राइट ना, तो उसके लिए ऑडिटर को सैंपलिंग बेसिस पे कुछ ऐसे डिपॉजिट होल्डर्स को उठाना पड़ेगा एंड चेक करना पड़ेगा कि डिपॉजिट होल्डर्स को जो सर्टिफिकेट गया था। एग्जांपल लेते हैं, मैं जब बैंक में एफडी बनाऊंगा और अगर मेरे सर्टिफिकेट पे लिखा है दैट वी आर पेइंग यू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7.2%,
तो ऑडिटर विल हैव टू चेक ऑन अ सैम्पलिंग बेसिस कि हर व्यक्ति को, मतलब जिस व्यक्ति का सर्टिफिकेट वो चेक कर रहे हैं उनको 7.2% के हिसाब से ही सीबीएस ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। ठीक है ना बच्चों, ये सारे पैंतरे लगाने के बाद आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऑडिट कर सकते हो। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स येलो में ऑलरेडी हाईलाइट करे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। व्हाट अबाउट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसके लिए बच्चों आपको आपके नॉर्मल प्रोसीजर्स जो हैं वही अप्लाई करने हैं। रेंट के लिए रेंट रिसीट्स चेक कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बच्चों यू कैन चेक द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, यू हैव टू अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू चेक कि कोई डाइवर्जेंट ट्रेंड तो नहीं है। लास्ट ईयर तक बच्चों, लास्ट ईयर तक इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंस था दैट इंक्रीज एट 1%। ठीक है, लेकिन ये साल में अचानक से 10% बढ़ गया, ऐसा कैसे हो गया भैया? ठीक है, तो ये सब आपको करना पड़ेगा फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, व्हाट अबाउट द प्रोविजंस? बच्चों प्रोविजन भी हमने पढ़े हैं, हमने एपीआई एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, इनकम रिकॉग्निशन को डिटेल में पढ़ा, बराबर ना? इसमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑडिटर को चेक करना है कि जितने भी प्रोविजंस बैंक ने बनाए हैं वो आरबीआई रेगुलेशंस, आरबीआई के जो डायरेक्शंस है, क्लैरिफिकेशंस है, उनके हिसाब से ही बनाए कि नहीं बनाए। जो मैंने टेबल दिखाया था सब स्टैंडर्ड का 15%, D1 के लिए 25%, D2 के लिए 40% एंड मोर देन D3 100%। बच्चों ये जो प्रोविजनिंग के परसेंट होते हैं दे आर सब्जेक्ट टू चेंज, तो ऑडिटर को ये चेक करना है कि चेंज के पहले और चेंज के बाद, ठीक है, बैंक ने बराबर से प्रोविजंस कैलकुलेट किए हैं कि नहीं किए हैं, बराबर ना? और एक चीज होती है प्रोविजन फॉर टैक्स, बराबर है बच्चों? तो इन दैट केस जाहिर सी बात है प्रोविजन फॉर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू सी द इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, देखो इफ इट इज मैचिंग द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और नो। फिर बच्चों जो एसेट क्लासिफिकेशन है वो भी तो देखना पड़ेगा, बिकॉज आज एनपीएस को आप जैसे क्लासिफाई करोगे वैसा प्रोविजन बनेगा, तो क्लासिफिकेशन गलत तो प्रोविजन गलत। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है बच्चों इज ऑडिट ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। बच्चों इन दिस केस याद रखिए, एक आरबीआई ने जो एडवाइस दी है, आरबीआई ने बैंक्स को ऑप्शन दिया है दैट यू कैन रिकॉर्ड योर इनकम इफ यू कैलकुलेट एट नेट ऑफ कॉस्ट बेसिस और ग्रॉस बेसिस। तो अगर लेट्स सपोज करते हैं बैंक यूज कर रहा है ग्रॉस बेसिस, तो देयरफॉर यू हैव टू टेक 1% ऑफ ग्रॉस इनकम, एंड नेट बेसिस पे जा रहे हो तो यू हैव टू टेक 1% ऑफ नेट इनकम। ठीक है, अगर बैंक अज्यूम कर रही है लेट्स सपोज नेट ऑफ कॉस्ट, नेट पे जा रही है, ठीक है, और उनका अगर नेट प्रॉफिट बच्चों 100 करोड़ रुपए का है, ठीक है ना, तो 100 करोड़ का 1% बिकम्स 1 करोड़, राइट? तो ये जो नंबर आया 1 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर के जो भी अमाउंट्स हैं उन सबको कैलकुलेट करना है, अक्रूवल बेसिस रिकॉर्ड करना है, एंड 1 करोड़ के नीचे के अमाउंट्स है उनको आप कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। आई होप द पॉइंट इज क्लियर बच्चों। अक्रूवल बेस पे क्या क्या जाएगा? आपका इंटरेस्ट इनकम अक्रूवल बेसिस पे जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स वो भी अक्रूवल बेस पे जाएगा, फीस एंड कमीशन विल ऑफ कोर्स बी अक्रूड ओवर द टेन्योर ऑफ द लोन। ठीक है बच्चों, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वो भी पीएनएल क्रेडिट में जाएगा बच्चों। एंड आरबीआई ने क्या बोला है कि अगर आपका कुछ रिवैल्यूएशन हो रहा है उसका भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड बच्चों कैश बेस पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, क्या जाएगा? एनपीए, बराबर ना? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जितनी भी इनकम है बच्चों वो आपको रिवर्स करनी है जो अनरियलाइज्ड है, एंड जितना बच्चों पैसा आएगा दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। गाइज आई होप the entire concept of bank audit is now clear to you। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया है। इट इज 58 मिनट्स इन माई क्लॉक। 1 घंटे में हमने पूरा का पूरा चैप्टर जो था, पूरा चैप्टर तो नहीं बोल सकते, जो इंपॉर्टेंट स्टफ था इस चैप्टर का मैंने आपको रफ्तार की लैंग्वेज, रफ्तार की स्पीड पे आपको समझा दिया है। ठीक है, और जो बच्चों पुराना एक ऑलरेडी मैंने बैंक ऑड का वीडियो अपलोड किया हुआ है उसको भी देख लेना, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जबरदस्त हो जाएंगे। वो वीडियो भी आई थिंक सो 1 hour 15 minutes की थी, मतलब 2 घंटे में हम लोगों ने ये वाला चैप्टर रिवाइज कर दिया है। ठीक है, इस चैप्टर को जितना बार बार आप देखते रहोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठते रहेंगे, एंड मेरी गारंटी है कि आपको मार्क्स डेफिनेटली इस चैप्टर से आएंगे। ठीक है ना, 100% अगर इसको कवर करके जाओगे बिल्कुल डर नहीं लगेगा, और सीए फाइनल के लिए तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, थैंक यू so much guys for joining, and I will see you in the next one. Bye bye, take care.